चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट, सीएम ने दी बाहरी राज्यों के लोगों को चेतावनी, कहा धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया तेज, 19 में से 18 जिलाध्यक्षों का किया गया ऐलान, जल्द प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख का होगा ऐलान। विकासनगर में अवैध मदरसों पर जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, 10 मदरसों को दस्तावेज चेक करने के बाद किया गया सील। विकासनगर क्षेत्र में 61 मदरसे हो रहे संचालित। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस बार ग्रीन चारधाम यात्रा की होगी शुरुआत और पुरखों की याद में पौधे रोपेंगे तीर्थयात्री। ये बड़ी थीम के साथ ग्रीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने को लेकर प्रचार किया जाएगा। सचिवालय में सीएम धामी ने ये यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें सभी को सख्त हिदायत दी गई है। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता का खासतौर पर ध्यान दिया जाए, इसका संदेश भी दिया जाएगा। यात्रा मार्गों पर शौचालय की पूर्ण व्यवस्था को लेकर भी सीएम धामी ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है। पिंक टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भी सीएम ने सभी को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जलवायु में जिस तरीके से परिवर्तन को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर उनके साथ मंत्री सुबोध उनियाल और गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं बल्कि खुद वहां पर पहुंचकर सीएम धामी ने प्रतिभाग किया और यह कार्यक्रम वाडिया इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ। हम सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा और कार्यक्रम के आयोजक, सिद्धि फाउंडेशन के निदेशक एवं यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल जी और उनकी पूरी टीम और यहाँ पर पधारे हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न विभागों में विभिन्न विषयों पर जिनको अनेक विशिष्टताएं प्राप्त है, अनुभव प्राप्त है, ऐसे हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और यहाँ के नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिकगण जो शोध कर रहे हैं वो भी वैज्ञानिक बनने वाले हैं, इसलिए मैंने उनका विशेष रूप से उल्लेख किया। हमारे सभी शोधार्थी, सभी छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सर्वप्रथम मैं जलवायु परिवर्तन के संकट एवं उसके समाधानों को केंद्र में रखते हुए आयोजित की जा रही संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है और जो वर्ष प्रतिवर्ष और गंभीर होता जा रहा है। पिछले वर्ष हम सब लोगों ने गर्मी के मौसम में जो अब प्रारंभ हो रही है, पिछले वर्ष इसका अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान किस तेजी से बढ़ा है, कितना बहुत अधिक रहा है। और बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करता था तो कह रहे थे कि देहरादून में पिछला जो वर्ष था वो सर्वाधिक अधिक तापमान वाला वर्ष रहा और उसी दौरान पूरे गर्मी के समय में मुझे देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो
मैं सच बताऊं तो जब हमारे देहरादून में ही गर्मी हो रही थी तो जो गर्म वाले स्थान है, मैं कलकत्ता गया, मैं तेलंगाना गया, मैं झारखंड गया, मैं हैदराबाद गया, अनेक जगह पर मैंने देखा कि तापमान 50 डिग्री से कम नहीं था कहीं कहीं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठी आयोजित हुई है वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं कर्नल साहब को, बाडिया इंस्टीट्यूट को, हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, सभी को और आप सब जो सम्मिलित हुए उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का भी एक ये अलग प्रकार का एक विशिष्ट मंच है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए विशेषकर से यूथ फाउंडेशन, सिद्धि फाउंडेशन, बाडिया इंस्टीट्यूट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी वैज्ञानिकों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सदस्यगणों को, सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये विषय हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का है और इस समय की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया है, जहां अभी दिखा रहे थे कि 64% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है। हमारे वाले में तो ज्यादा आता है, 71। जहां पर हिम ग्लेशियर हैं, 12 महीने लगातार प्रभावित रहने वाली नदियां हैं, झील हैं, अनेक हमारे नाले, गाड़, गधेरे, अनेक स्रोत देवभूमि में हैं और पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित हमारा राज्य है। आज जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने नदियों का संगीत, पर्वतों की गंभीरता और जो वनों की हरियाली है वो तैरने लगती है, ऐसा अनुभव होने लगता है जब भी देखो। और हम देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारे बारे में एक अलग प्रकार की सोच पूरी दुनिया की होती है। हमको देखते ही जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ साफ सुथरा, कुछ ठंड का ऐसा अनुभव सामने वालों को होता है। मैं केवल देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मुझे भी जाने का अवसर मिला, मैं लोगों से मिला हूं, तो लोगों की एक विशिष्ट प्रकार की सोच है हमारे लिए। ये वातावरण हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति की नींव भी है। लेकिन दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन ने आज हमारी इस विशिष्ट पहचान के सामने भी एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ मौसम के पैटर्न में जो बड़ा बदलाव आया है वो इस बात का संकेत है कि हमारा पर्यावरण पहले से कहीं अधिक संकट में है। परंतु मेरा मानना है कि ये समय निराश होकर बैठने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने का समय है, एक दिशा देने का समय है। आज मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं जलवायु संरक्षण की दिशा में हर संभव काम कर रही है और निकट भविष्य में भी और तेजी से हम काम करेंगे और तेजी से हम उसको धरातल पर उतारेंगे। आज जहां हम एक और हरियाली मिशन के अंतर्गत लाखों की संख्या में पौधे रोपित कर रहे हैं, वहीं जल शक्ति अभियान के माध्यम से 1000 गांवों में तालाब और जो पारंपरिक जल स्रोत हैं
उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देशवासियों से आह्वान किया था, एक पेड़ मां के नाम, वो भी अभियान हमारे यहाँ बहुत तेजी से चला था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं अनेक स्थानों पर उस अभियान के दौरान गया तो मुझे हमारे सभी सरकारी विभाग, संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, काम करती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5,500 जलीय स्रोतों तथा 292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है कि वो फिर से रिचार्ज हों, फिर से अपनी पहले जैसी स्थिति में आए। वहीं दूसरी ओर बाडिया इंस्टीट्यूट के सहयोग से हमने ग्लेशियर अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया, जिससे हम प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझ सकें और उसके क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी नीतियां बनाकर कार्य कर सकें। अभी माड़ा में जो हिमस्खलन हुआ, एवलांच आया, मैं वहां गया था और मैं जब वहां से लौट रहा था तो मैंने देखा कि अलकनंदा जी का प्रभाव ही रुक गया है, कहीं दिख ही नहीं रही थी मुझे। हेलीकॉप्टर से मैं नीचे बिल्कुल अलकनंदा जी के साथ साथ नीचे आ रहा था, तो मेरे मन में बड़ा एकदम से एक प्रश्न आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये 2-3 दिन इसी तरह से हिम के कारण से अगर अलकनंदा जी रुकी रहेंगी तो कोई आगे चलकर ये भी कोई हमारे लिए कोई आपदा का कारण न बने। तो उस समय भी हमको किसी की याद आई, तो हमारी बाडिया संस्थान की आई और मैंने कहा कि बाडिया संस्थान वालों को बताइए कि जो है जरूर इस पर जो है वो भी, हालांकि तो आपने सुना सीएम धामी ने आखिरकार क्या कुछ कहा, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन संगोष्ठी का यहां पर बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए आखिरकार क्या कुछ समाधान निकाला जाए, इसको लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी वैज्ञानिक भी शामिल हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार से जुड़े बड़े तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ अगली खबर का भी रुख करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान कई बाहरी राज्यों में युवक धार्मिक स्थलों पर शराब का सेवन करते हैं, जिनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। अब इसी को लेकर सीएम धामी ने सभी से अपील और चेतावनी भी उन्हें दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। साथ ही अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, ऐसे में सभी को नियम का पालन करके यहाँ पर यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का। उत्तराखंड बीजेपी ने कई जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। वहीं ऋषिकेश में आयोजित एक बैठक में राजेंद्र तड़ियाल को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। ऐसे में राजेंद्र तड़ियाल को जिलाध्यक्ष घोषित किए जाने से कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। पार्टी ने कार्यकर्ता के राजेंद्र तड़ियाल को काफी बधाइयां दी है। साथ इस मौके पर बोलते हुए राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि संगठन के बीच सामंजस्य बनाते हुए कार्य करेंगे और बीजेपी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है और सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी के साथ मिलकर सभी के साथ एक राय से एक साथ बैठकर काम किया जाएगा और एक साथ सभी को जिसकी जो जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी, सामंजस्य बिठाकर जिम्मेदारी तय की जाएगी और निश्चित रूप से सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बनाकर काम करना मेरी जिम्मेदारी में होगा। मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर एक सामान्य से कार्यकर्ता पर विश्वास किया और मुझे जिलाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्रीय विधायक आदरणीय बृजभूषण गैरोला जी, सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर निशंक जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को ऋषिकेश जिले की जिम्मेदारी दी और निश्चित रूप से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि
आगे जिस तरीके से पूर्व में भी हमने महामंत्री रहते हुए काम किया और सभी को साथ लेकर, जितने भी अपने कार्यकर्ता, अपनी मातृशक्ति सभी को साथ लेकर आगामी जो जिलाध्यक्ष का कार्यकाल है उसे पूर्णतः ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। और मैं शीर्ष नेतृत्व का एक बार फिर आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी ज्यादा सुगम बना दिया गया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ये ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा। बसों के संचालन के लिए अब यूनियन से बातचीत कर रोटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। आरटीओ ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। अब उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने रुड़की में डॉक्टर मधु सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मधु सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि संगठन ने डॉक्टर मधु को जिम्मेदारी सौंपी है। सभी कार्यकर्ता मिलकर अब यहां पर काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब संगठन के कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का होगा। सर्व समाज के सहयोग से बीजेपी का झंडा फहराना है। वहीं डॉक्टर मधु सिंह ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और पार्टी के हित में काम करेंगी। की घोषणा की गई है। अब सारे कार्यकर्ता मिलकर जिला अध्यक्ष से के साथ लगकर आगामी अनेक काम पार्टी के करने हैं। अभी पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद में जो कार्य संगठन के हैं वो सारे, जो प्रधानमंत्री का सपना है ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए अनेक योजना मुख्यमंत्री की बनी हुई है। उनको जमीन पे उतारना और जमीन से जुड़ी समस्याओं का निदान करना, सर्व वर्ग को लेकर जाति, धर्म, भाषा कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना। देखेगा जो आपको बताया जिसने, वो व्यक्ति अनुशासनहीनता की है उसने, मुझे भी नहीं मालूम रायशुमारी में क्या हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हर चीज की सीमा होती है। सारे मापदंड पूरे करके किया है हमने। इसको एज 65 साल है। हमने सर सुनो आप ज्यादा पढ़ते हैं ना, आप तक मेरे पास ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने ज्ञान के लिए बात करता हूँ खाली। पार्टी के मापदंड के अनुसार ही जिला अध्यक्ष का घोषणा हुई है और महिला समर्पित आदरणीय मोदी जी का महिला वर्ग को आगे बढ़ाना आदि आबादी है, उसको देखते हुए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बने, इसका निश्चित करें। अब हल्द्वानी में नगर निगम की ओर से लगातार सड़क और हाईवे पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर आयुक्त ने क्रियाशाला, आम पड़ाव और बरेली रोड पर अवैध रूप से किए गए कब्जों से अतिक्रमण को हटाया। इस संबंध में नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा है कि प्रशासन ने पहले ही लोगों को निर्देश दिए थे कि कोई भी सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करेगा और वहीं अगर कोई अतिक्रमण करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा है और तमाम शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब क्रियाशाला के पास से अतिक्रमण को हटाया गया। ये जो हुआ आज ना बहुत ही बढ़िया हुआ है। इसे देखने के लिए मैं तरस रहा था कि काम ऐसा कब होगा। अरे अतिक्रमण है, ये शोरूम बना रखे, दुकान दी है, ये ठेले वाले कहलाएंगे। ये पूरे शोरूम बना रखे बिना किराए के, बिना किसी चीज़ के, और यहाँ बैठे कमा रहे हैं। कैसा अतिक्रमण, रात चला रखा, दुगने पैसे में सामान बेचते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा हटाया और पूरा गंदगी का अंबार था, पूरा ही कूड़ा कबाड़ निकला है यहाँ पर इन्होंने जो रखा हुआ था। और इसके लिए मैंने जो अपनी निगरानी टीम बनाई है वो ऐसे स्थानों का जहाँ से हमने इनक्रोचमेंट हटाया है उसको दोबारा जाकर निगरानी करेंगे।
विकासनगर तहसील क्षेत्र में बिना पंजीकरण और अपर्याप्त सुविधाओं के अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। सहसपुर क्षेत्र में 10 मदरसों को दस्तावेज चेक करने के बाद सील किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी विकासनगर क्षेत्र में मदरसों और एक मस्जिद को सील किया गया था। इसी के चलते सील किए गए मदरसों की संख्या 19 पहुंच गई है और इस संबंध में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि तहसील विकासनगर क्षेत्र में 61 मदरसे संचालित किए जा रहे थे। अब जिनमें से 29 मदरसे बिना मदरसा बोर्ड पंजीकरण और कुछ अन्य खामियों के चलते चिन्हित किए गए थे और इन्हीं चिन्हित किए गए मदरसों पर अब ये एक्शन लिया गया है। आज तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो पंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। सहसपुर थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी रहेगी। अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद ये 19 मदरसे सीज किए जा चुके। ये पूर्व में ही जो मदरसे थे इनकी जाँच की गई थी और जाँच की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सभी लोगों को पंजीकरण के लिए अवगत करा दिया गया था। उसके बाद पंजीकृत जिन लोगों ने नहीं कराया उनको ही करा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें आपत्ति की गई थी तो उनको समझा दिया। ये पूर्व में जो जांच हुई थी उसमें उनके प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे और उन लोगों को सारी चीज़ों से अवगत करा दिया गया था। उसके बाद जो मदरसे चल रहे हैं कुछ अपने भवनों पे चल रहे हैं, कुछ किराए के भवनों में चल रहे हैं, लेकिन अपंजीकृत रूप से चल रहे थे तो इन पर कार्रवाई। अब चंपावत के बीजेपी जिला अध्यक्ष बनने के बाद गोविंद सामंत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सोमवार को चंपावत जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद गोविंद सामंत को बीजेपी की तरफ से 11वें जिला अध्यक्ष के रूप में जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर नवनियुक्त यहां पर अधीक्षक द्वारा जिस तरीके से गोविंद सामंत ने कहा है कि वह बीजेपी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, साथ ही सीएम धामी के जिले के मॉडल को पूरी तरीके से उच्च स्तर पर लेकर यहां पर जिम्मेदारियों को निभाया जाएगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंपावत जिले का मुखिया बनाया गया है और आज आप खुद ही देख रहे होंगे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता हैं उनमें कितना अच्छा जोश है। और भले मैं हो या मेरे अगर कोई भी अगर जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनता तो उसमें जोश जरूर रहता, लेकिन आपको आज खासा उत्साह दिख रहा होगा, जोश दिख रहा होगा। और आगामी जो हमारे ये मान के चले हमारे अप्रैल मई तक जो हमारे पंचायत चुनाव को होने हैं या आगे 2027 में हमारे जो ये हमारे विधानसभा चुनाव होने हैं, आप लोग सब जानते हैं मेरी कार्य करने की शैली है। मैं बहुत जिद्दी इस तरह से काम करता हूँ और मेरी बहुत जिद्दी करने का है कि मैं अच्छे काम के लिए, मैं गलत काम के लिए कहीं नहीं करता हूँ, जितने अच्छे काम के लिए। और आप देखिएगा जो 2022 में तो हमारे यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री विधायक बने थे, उस समय हमारे पूरे जिले हमारे विधानसभा से 94% यहाँ से मत हमारे पूरे विधानसभा के लोगों ने दिए थे। और ऐसा माहौल और सभी कार्यकर्ताओं को कनिष्ठ से कनिष्ठ बड़े से बड़े जो हमारे जितने भी मेरे से पूरे आगे जितने भी जिला दिख रहे मैं सब लोगों को लेकर के बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य करूँगा और जो 2027 का चुनाव होगा उसमें फिर दोबारा इतिहास दोहराऊंगा। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।